हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में विल डिस्कस लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स एंड सम की फाइनेंशियल्स जिनके एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रेशर है। मैनेजमेंट का आगे का क्या कमेंट्री है एंड काफ़ी सारे इनसाइट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो नया फियर चालू हो चुका है एआई के कारण। ऑफ यूएस सास कंपनीज 50 से 70% डाउन। इफ आई टॉक अबाउट ऑल द पॉपुलर स्टॉक्स लाइक सेल्स फोर्स, देन वी हैव अडोबे एंड देन वी हैव सर्विस नाउ। इन सब के अगर आप शेयर प्राइस देखोगे इन लास्ट 5 years दे हैव गिवन नेगेटिव रिटर्न्स। यूएस में जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनमें काफ़ी अच्छा करेक्शन चल रहा है। और अब अगर आप इंडियन मार्केट में देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम प्ले आउट होना चालू हो चुका है। लास्ट 5 years से अगर आप निफ्टी आईटी का रिटर्न देखोगे तो वो 5% कैगर भी नहीं है। दिस मंथ में आईटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। अगर मैं आपको स्क्रीन में शो करूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द आईटी स्टॉक्स हैव करेक्टेड फ्रॉम 20 to 70%। एंड इफ आई सी सम आर ओनली आउट परफॉर्मिंग बिकॉज दे आर डिलीवरिंग डबल डिजिट सीसी ग्रोथ। तो जो आउट परफॉर्मिंग कंपनीज है उसमें परसिस्टेंट आप देख सकते हो। एंड देन वी हैव कोफोर्ज। सो इफ आई टॉक अबाउट एनी आईटी कंपनीज वेदर इट्स एचसीएल टेक, इन्फी, विप्रो, टीसीएस, तो इनका अगर आप कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखोगे तो सभी कंपनीज का जो गाइडेंस होता था वो 4 से 5% के आसपास का ही वाई ऑन वाई ग्रोथ होता है। तो वो बहुत ज़्यादा कम था। एंड इनका अगर आप पी देखोगे 1-2 years पहले तो इनको 25 से 30 का पी मिलता था। तो इनका अगर आप फॉरवर्ड जो पेग रेशियो देखोगे तो वो 5 times के भी ऊपर था। और अब अगर आप इनका मीडियन में देखोगे तो मीडियन में इनको 20 के आसपास का पी मिला था। लेकिन कोविड में इनका डबल डिजिट सीसी ग्रोथ चला गया था, उस कारण इनका वैल्यूएशंस भी रेटेड हो गया था। लेकिन जो 4-5% का ग्रोथ है वो अब ऑलमोस्ट 2 years से यही चल रहा था। टॉक अबाउट एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, इनका अगर आप कांस्टेंट करेंसी देखोगे तो लोअर सिंगल डिजिट के आसपास है। तो उस कारण इन स्टॉक्स में काफी ज्यादा डी रेटिंग चल रहा है। इन्फोसिस का गाइडेंस देखोगे तो उनका जो गाइडेंस है वो 3 से 3.5% है। लेकिन इससे ये नहीं होता कि आईटी सेक्टर रातों रात डिसरप्ट हो जाए। ऑफ कोर्स इनका ग्रोथ जो स्लो हो गया था वो काफी ज्यादा कंसर्न था, इसलिए वैल्यूएशन में कंप्रेशन चल रहा है। और यही ग्रोथ अगर ये इंक्रीज होकर डबल डिजिट पे आ जाता है तब शेयर होल्डर्स पैसा बनाने लगेगा। लेकिन अभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल लगता है। एक ये आईटी कंपनीज के साथ बेनिफिट क्या है, अगर आप इनका हर क्वार्टर का फ्री कैश फ्लो देखोगे तो जैसे इन्फोसिस का इस क्वार्टर का जो फ्री कैश फ्लो था वो $1 billion का है। एंड दे हैव कैश रिच बैलेंस शीट। सो इन्फोसिस का अराउंड $4 billion का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। दे ऑल्सो कंडक्टेड द लार्जेस्ट एवर बायबैक ऑफ 18,000 करोड़। सो ये आईटी कंपनीज अब बायबैक चालू कर देंगी क्योंकि इनका शेयर प्राइस काफी ज्यादा डाउन है। सो इफ यू टॉक अबाउट इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, अगर आप इनका फ्री कैश फ्लो देखोगे तो ये 6 से 7% के आसपास चल रहा है। ऑफ कोर्स आईटी कंपनीज में अब जो डाउन साइड है वो काफी ज्यादा कम लगता है। लेकिन शेयर होल्डर्स को अगर पैसा बनाना है तो ये कंपनीज को डबल डिजिट सीसी ग्रोथ करना पड़ेगा। अगर इंडियन आईटी में प्रॉब्लम आता है ना तो इनका जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है वो काफी ज्यादा आता है टू रियल एस्टेट, लग्जरी कंजम्पशन, ऑटोमोबाइल्स। लॉन्ग टर्म में आईटी कंपनीज सस्टेन कर पाएगी। आप इनका कॉन कॉल्स रीड करोगे ना, स्लोली दे आर अडाप्टिंग। ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम, लेकिन दे आर टॉकिंग अबाउट देयर एआई डील्स। अब ज्यादा करेक्शन अभी नहीं लगता क्योंकि इनका जो फ्री कैश फ्लो यील्ड है वो 5 से 7% है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमें अपसाइड को देखना है। टीसीएस, इन्फोसिस को अगर यहाँ से डबल होना है तो दे हैव टू गो बैक टू देयर डबल डिजिट सीसी ग्रोथ विच वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ। सो आपको इन कंपनीज को कंसिस्टेंटली ट्रैक करते जाना है। फॉर नाउ आईटी सेक्टर में थोड़ा इश्यूज है, लेकिन लॉट ऑफ कंपनीज विल बी एबल टू पास थ्रू दिस फेस। सो वी हैव टू कीप ट्रैकिंग। अभी जब मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा होता है तो सबको लगता है सब कुछ रातों रात खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेंटीमेंट्स मार्केट में काफी ज्यादा प्ले आउट करता है इन शॉर्ट टर्म। ऑफ कोर्स वी हैव टू कीप ट्रैकिंग। नाउ लेट्स कम टू द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। सो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट इंडिया शेल्टर। सो इंडिया शेल्टर का द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मी राइट नाउ इज द एसेट क्वालिटी। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इनका जीएनपीए 1.2% से 1.5% हो गया। देयर इज अ बिग स्पाइक। एंड इन द नेट एनपीए इफ आई सी 0.9% से 1.2% हो चुका है। सो मैनेजमेंट ने पिछले कॉन कॉल में कहा था कि अब ये एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज होना चालू होगा। देन द 30+ डीपीडी हैज आल्सो सीन अ स्पाइक। कलेक्शन एफिशिएंसी इज आल्सो इंपैक्टेड। सो इफ यू ट्रैक एनी फाइनेंशियल्स, एसेट क्वालिटी इज द बिगेस्ट मेट्रिक यू हैव टू ट्रैक। अगर एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन आता है तो वो फाइनेंशियल कंपनी पैसा नहीं बनाएगा, क्योंकि पैसा बांटना काफी ज्यादा आसान होता है लेकिन पैसा वापस कलेक्ट करना वो काफी डिफिकल्ट होता है। सो इंडिया शेल्टर के लिए इस क्वार्टर में एसेट क्वालिटी काफी बड़ा इशू था। तो मैनेजमेंट ने बेसिकली यही हाईलाइट किया था ताकि जो 30+ डीपीडी के पास वो आगे के बकेट में फ्लो हो जाए, 60 और 90 डीपीडी। उसके कारण उनका जो जीएनपी है वो 1.2% से 1.5% हो गया। अब मैनेजमेंट ये कह रहा है कि वो सरफेसी एक्ट को इन्फोर्स करना चाह रही है ताकि वो लीगल एक्शन ले पाए। जैसे ही वो स्टेज 3 में चल जाता है देन दे कैन टेक लीगल एक्शन। सो जो बोरोवर है उनका जो प्रॉपर्टी को वो ऑक्शन कर सकती है।
सो मैनेजमेंट जानबूझ के वो 30 प्लस डीपीटी को चाह रहा था कि वो आगे के बकेट्स में फ्लो हो जाए। इस कारण अगर आप उनका जीएनपीए देखोगे तो 30 बीपीएस से इंक्रीज हुआ। अगर मैनेजमेंट ये नहीं करता तो चाहे तो उसको कंटेन करके 10 से 15 बीपीएस भी कर लेता। ये मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा था और उन्होंने ये कहा है कि नवंबर वाज द मंथ व्हेन इट पीक्ड आउट एंड मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग कि Q4 में ये जो 1.5% है इंक्रीज हो जाए एट 1.3 टू 1.4% एंड लॉन्ग टर्म जो इनका गाइडेंस है वो एट 1.2%। सो Q4 इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हमें ट्रैक करना है। इनका जो एस्पिरेशन था 30 से 35% का ईएम ग्रोथ एंड नाउ दे हैव रिड्यूस्ड टू 30%। इनका जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है वो इंटैक्ट है एट 40 टू 50 बीपीएस। मैनेजमेंट का जो FY27 का गाइडेंस है उन्होंने कहा है कि 30% की ग्रो कर सकते हैं। हमें ये ट्रैक करना है क्योंकि इनका जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है ना वो इस क्वार्टर में भी म्यूटेड था एट 10%। Q2 के कॉन कॉल में उन्होंने कहा था कि डिसबर्समेंट स्लोली पिकअप करना चालू कर जाएगा, लेकिन जब एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आने लगता है तो जो फाइनेंशियल का अब सबसे पहले कोई भी कंपनी है फाइनेंशियल में कि वो अपने डिसबर्समेंट को स्लो डाउन कर देता है। और इनका जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 30,000 करोड़ बाय 2030। सो Q4 इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हमें ट्रैक करना है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर इनका प्राइस टू बुक मैं शो करूँ तो करंट 2.8 के आसपास है। अगर मैं नेटवर्थ में इनका नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स का प्रॉफिट ऐड करूँ तो अराउंड 2.5 के आसपास का प्राइस टू बुक आ जाता है। एंड इफ आई फॉरवर्ड इट टू FY27 तो इनका प्राइस टू बुक अराउंड 2.2 के आसपास आ जाता है। तो वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन अगर एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आता है देन यू हैव टू फोकस इन दैट ओनली, देन वैल्यूएशंस विल नॉट मेक एनी सेंस। एंड देन वी हैव अदर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लाइक आवास। तो आवास के साथ इनका डिफरेंट इशू है, एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनका मेन प्रॉब्लम है ग्रोथ। तो मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि वो 18% ग्रो करेंगे, उसको फर्दर रिड्यूस करके उन्होंने 15% पे कर दिया है। इस चक्कर में स्टॉक में कंसिस्टेंटली डी रेटिंग चल रहा है। अब करेंटली अगर आवास का प्राइस टू बुक देखोगे तो अराउंड 2 के आसपास चल रहा है ऑन FY26 बेसिस। तो प्राइस टू बुक काफी ज्यादा चीप हो चुका है। और वहीं मैं अगर फॉरवर्ड देखो FY27 के बेसिस में तो ये 1.8 के भी नीचे आ चुका है। वैल्यूएशन वाइज काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है, लेकिन अगर इनका जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो एक्सलेट नहीं होता तो स्टॉक में ज्यादा सेंस नहीं बनता, क्योंकि इनका जो आगे का गाइडेंस है वो आप देखोगे तो अराउंड 18% का ईएम ग्रोथ है इन FY27। सो एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज्ड है, ये काफी अच्छा था क्योंकि एसेट क्वालिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यू हैव टू ट्रैक। एंड देन वी हैव होम फर्स्ट। सो होम फर्स्ट का रिजल्ट पॉजिटिवली सरप्राइज किया था। अगर इनका आप लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो मैनेजमेंट ने कहा था कि दे आर फेसिंग सम इश्यूज इन स्पेसिफिक क्लस्टर्स ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सो ये सब इम्पैक्टेड था ड्यू टू टैरिफ। इस क्वार्टर का जो मैनेजमेंट का कॉन कॉल था वो काफी इंकरेजिंग था। उन्होंने कहा है कि स्ट्रेस को उन्होंने कंटेन कर दिया है। अगर आप उनका एसेट क्वालिटी देखोगे तो 1+ डीपीटी इंप्रूव होना चालू हो चुका है। 30+ डीपीटी फ्लैट था ऑन क्यू बेसिस। जीएनपीए में स्लाइट इंक्रीज था और मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो Q4 में उनका और एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आएगा। एंड देर गाइडिंग फॉर 25% AUM ग्रोथ इन FY27 एज वेल। एंड देन वी हैव एप्टस। सो एप्टस का अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो काफी ज्यादा सस्ता चल रहा है बिकॉज देर इज सम प्रॉब्लम। सो मैनेजमेंट का मैं कॉल कॉल में मेंशन किया था कि दे हैव स्टॉप्ड डिसबर्सिंग बिलो 7 लाख। इस कारण उनका जो AUM ग्रोथ उन्होंने गाइड किया था 25%, अब वो रिड्यूस होकर 21% पे आ चुका है। दे हैव ऑल्सो रिड्यूस द गाइडेंस फॉर 26 टू 20 टू 22% ग्रोथ। और उनका जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस वो 25% पे था, अब उन्होंने डिक्रीज करके उसको 22 से 24% पे कर दिया है। सो एप्टस का मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम ये लास्ट 3 क्वार्टर से इफ यू ट्रैक एप्टस दे हैव बीन कंसिस्टेंटली रिड्यूसिंग देयर गाइडेंस एवरी क्वार्टर। सो अभी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा यही है कि जो क्रेडिट इन्वायरमेंट है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, सभी कॉन कॉल में यही मेंशन था कि अभी ये अच्छा नहीं हुआ है। इस कारण अगर आप सभी कंपनीज का डिसबर्समेंट ग्रोथ देखोगे तो पिकअप नहीं हो रहा। जब डिसबर्समेंट ग्रोथ चालू हो जाता है देन वी कैन सी द स्टॉक प्राइस गोइंग बैक अगेन। सो डिसबर्समेंट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। सो एप्टस इस कारण अगर आप इनका फॉरवर्ड का प्राइस टू बुक देखोगे तो अराउंड 2 टाइम्स के आसपास आ चुका है। लास्ट 4-5 ईयर से स्टॉक ने बिल्कुल भी पैसा नहीं बनाया। इनका अगर आप आईपीओ के आसपास देखोगे तो प्राइस टू बुक 6.5 के आसपास था, अब ये स्लोली डीरेट होके 2.7 के आसपास आ चुका है। तो प्राइस टू बुक वाइज अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज काफी ज्यादा सस्ता हो गया। सो इफ आई हैव टू समराइज एसेट क्वालिटी वाइज आवास का एसेट क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर था। इनका प्रॉब्लम है एयूएम ग्रोथ, इन्होंने गाइडेंस को घटा के 15% ग्रोथ पे कर दिया है। एप्टस का अगर आप देखोगे तो एसेट क्वालिटी Q-on-Q बेसिस पे स्लाइट इंक्रीज था, नॉट अ मेजर इशू। तो एसेट क्वालिटी एप्टस डूइंग वेल। और इनका जो प्रॉब्लम था एयूएम ग्रोथ में प्रॉब्लम है क्योंकि इन्होंने डिसबर्समेंट स्टॉप कर दिया फॉर बिलो 7 लाख टिकट साइज। दिस इज द रीजन देयर ग्रोथ इज गेटिंग इंपैक्टेड। सो इनका टोटल 10%
50% ऑफ द AUM इज बिलो 7 लाख का सेगमेंट। दे विल रन डाउन दिस बुक, सो इनका जो फ्यूचर आने वाले क्वार्टर्स है इसमें जो ग्रोथ है वो 20 से 22% के आसपास रहेगा। सो एप्टस में ये ओवरहैंग रहेगा। देन इंडिया शेल्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, इनका क्यू ऑन क्यू बेसिस में GNP में काफी बड़ा स्पाइक था, तो हमें Q4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर इंडिया शेल्टर। देन होम फर्स्ट वी हैव सीन गुड इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी इन क्यू ऑन क्यू बेसिस, और मैनेजमेंट का जो आगे का गाइडेंस है वो 25% का AUM ग्रोथ है। आधार आधार के लिए सब कुछ बेटर है। मैनेजमेंट ने गाइड किया था 20% ग्रोथ, दे डिलीवर 20% ग्रोथ। देयर एसेट क्वालिटी इज ऑल्सो फाइन, तो आधार के लिए सब कुछ अभी फाइन है। उनका एसेट क्वालिटी भी कंटेंट है। मैनेजमेंट ने आगे का गाइडेंस भी 20% के आसपास का ग्रोथ दिया। सो आधार हैज आउट परफॉर्म द पियर्स बिकॉज दे मैनेजमेंट हैव बीन कंसिस्टेंट, दे हैव बीन डिलीवरिंग व्हाट दे हैव सेड। उनका एसेट क्वालिटी भी स्टेबलाइज्ड है, उनका AUM ग्रोथ भी 20% आ रहा है। सो करेंटली द लीडिंग प्लेयर in the affordable housing finance space is Home First because of their growth and asset quality, and then we have Aadhar. India Shelter को मैं अभी लास्ट में रखूंगा because their asset quality have seen big deterioration on Q basis, but I am very hopeful that Q4 में asset quality में stability आ जाना चाहिए, लेकिन we have to track this। सभी मैनेजमेंट ने ये हाईलाइट किया है कि जो स्मॉलर टिकट साइज है उसमें काफी ज्यादा इंपैक्ट है। इफ आई टॉक अबाउट सम MSME कंपनीज लाइक SBFC फाइनेंस, एंड देन MSME में प्रॉब्लम चल रहा है अभी SBFC का, लेकिन लॉन्ग टर्म आप गाइडेंस देखोगे तो उनका गाइडेंस इंटैक्ट है। दे आर टारगेटिंग 25 से 30% AUM ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस, और विद एन इंप्रूविंग ROE, तो उनका ROE ऑलमोस्ट 15% के आसपास आ चुका है। सो उनका एसेट क्वालिटी स्टेबलाइज हो चुका है ऑन Q बेसिस, एंड देन वी हैव टू सी कि Q4 में इंप्रूवमेंट आना चालू हो जाता है कि नहीं। SBFC में प्रॉब्लम ये था, मैनेजमेंट ने डिसबर्समेंट ग्रोथ को कम कर दिया है, सो डिसबर्समेंट ग्रोथ इज गेटिंग इंपैक्टेड। सो कॉमन ट्रेंड यू विल सी, इनका सभी कंपनीज जो मैं अभी डिस्कस की इनका डिसबर्समेंट ग्रोथ में इंपैक्टेड है। एंड देन वी हैव 5 स्टार फाइनेंस, तो 5 स्टार फाइनेंस के साथ काफी बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप इनका एसेट क्वालिटी देखोगे तो काफी ज्यादा डिटोरेशन हुआ है ऑन Q बेसिस फ्रॉम लास्ट मेनी क्वार्टर्स। इफ आई शो यू देयर GNPA, so management is prioritizing collection over disbursement growth, this you can see। so if I show you the collection efficiency is also getting impacted। अगर हम इनका GNPA देखोगे तो लास्ट मेनी क्वार्टर से इंक्रीज होते जा रहा है। एंड इफ आई टॉक अबाउट 30+ DPD, अभी इंक्रीज होकर 12.8% हो चुका है। सो 5 स्टार इज वर्स्ट अमंग द लॉट। सो इनका प्राइस टू बुक में भी काफी ज्यादा वैल्यूएशन में डीरेटिंग हुआ है। सो इनका अगर मैं पास्ट मल्टीपल से कंपेयर करूँ लास्ट 3 ईयर से, तो इनको 4 से 5 का प्राइस टू बुक मिलता था, अब वैल्यूएशन डीरेट हो गई 2 के भी नीचे आ चुका है। 5 स्टार यूज टू ग्रो एट 25 से 30%, बट बिकॉज ऑफ दिस एसेट क्वालिटी स्ट्रेस दे हैव रिड्यूस्ड देयर ग्रोथ। सो वैल्यूएशन वाइज मार्केट ने ऑलरेडी काफी ज्यादा इनको डीरेट कर दिया है। जैसे ही इनका एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट चालू होता है, विच आई थिंक वुड स्टार्ट फ्रॉम FY 27, देन द स्टॉक वुड गेट सम ट्रैक्शन करंटली। सो मैनेजमेंट ने काफी ज्यादा कॉन कॉल में ये हाईलाइट किया है, जो पहले जो स्ट्रेस था वो था बिकॉज ऑफ द ओवर लेवरेजिंग, और नाउ दिस हैज बिकम a behavioral problem। Subscribe to the philosophy of taking huge technical write-offs। They call the current episode as a lender made crisis। 5 स्टार का मैनेजमेंट का फोकस यही है कि कलेक्शन पे ज्यादा फोकस करते जा रहा है। They stated so the crisis started as over leverage, but now it has moved from over leverage to behavioral crisis। It psychologically affects the borrower's behavior। If one lender write down a loan, that affects the lender's psychology। So ये काफी ज्यादा नेगेटिव इशू है जो 5 स्टार का मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया कि लेंडर्स जानबूझ के अपना लोन को डिफॉल्ट करते जा रहे हैं। जो MSME सेगमेंट है उनमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। बजाज फाइनेंस का मैनेजमेंट ऑल्सो हाईलाइटेड द प्रॉब्लम इन द MSME सेगमेंट। इफ आई हैव टू शो यू वन कंपनी, अरमान फाइनेंस का कल रिजल्ट आया था, सो इनका काफी ज्यादा इंकरेजिंग रिजल्ट था। इफ आई शो यू द प्रेस रिलीज, सो इनका जो AUM ग्रोथ है वो वाई बाई बेसिस में स्टेबलाइज होना चालू हो चुका है, एंड Q बेसिस में वी हैव सीन गुड ग्रोथ ऑफ 7%। सो इन मैनेजमेंट लास्ट मेनी क्वार्टर से इनका AUM डीग्रो करते जा रहे हैं। अगर आप इनको ट्रैक करे होंगे तो ये पहला क्वार्टर है इन लास्ट 6 क्वार्टर्स, तो इनका डिसबर्समेंट में काफी अच्छा ग्रोथ दिखा है। इफ आई शो यू, सो डिसबर्समेंट फॉर Q3 FY 26 ग्रो बाय 83% YOY बेसिस, और कंसोलिडेटेड डिसबर्समेंट 27% ग्रोथ हुआ है। सो इफ आई रीड द मैनेजमेंट कमेंट्री, Q3 reflects steady operational progress and underlines our gradual stabilization underway in the microfinance sector। Industry-wide credit is showing encouraging environment supported by stronger collection efficiencies। We are seeing signs of normalization across geographies। Building on these early signs, our consolidated AUM grew 6.8% on Q basis। So इनका कॉन कॉल काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड देन दे आर सेइंग दैट इनका जो एसेट क्वालिटी इफ यू सी इन द माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो हैज सीन steady improvement with GNPA moderating from peak levels of 4.4% to 3.4%। सो MFI प्लेयर्स के लिए अगर आप देखोगे तो एसेट क्वालिटी में नॉर्मलाइजेशन चालू हो चुका है, एंड दे हैव स्टार्टेड टू डिसबर्स नाउ। अभी MFI प्लेयर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, यू कैन स्टार्ट ट्रैकिंग बिकॉज
उनका लास्ट 6-7 क्वार्टर से एयूएम डीग्रोथ चल रहा था और अब एयूएम ग्रोथ चालू होने लगेगा। एंड देन वी हैव मुथूट, दे हैव आल्सो शोन सम गुड रिजल्ट्स एंड पॉजिटिव कमेंट्री, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। और स्टॉक में भी अगर आप देखोगे तो एक अप ट्रेंड आना चालू हो चुका है, तो मार्केट अब सेंस कर रहा है। FY 24 के एंड से माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम चालू हुआ था बिकॉज ऑफ द ओवर लेवरेजिंग, एंड दिस हैज एक्सटेंडेड फॉर लास्ट 2 years। अब नाउ एट द एंड ऑफ FY 26 things are again looking back positive again। last 2 years से already growth काफी ज्यादा moderate हो गया था। if you see many lenders have degrown their AUM by 20 से 25%। तो आप MFI lenders को आप ट्रैक कर सकते हो। तो अरमान फाइनेंस का if I show you their price to book, तो प्राइस टू बुक का लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2 के आसपास चल रहा है करंटली। सो अगर मैं इनका हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक से कंपेयर करूँ तो इनको पीक पे अराउंड 5 के आसपास मिलता था। सो इनको 9 का भी प्राइस टू बुक मिला है। एंड देन दे डिड अ QIP एट द पीक ऑफ द साइकिल विच इंक्रीज देयर नेटवर्थ एंड रिड्यूस देयर प्राइस टू बुक। सो इनको एवरेज में आप बोल सकते हो 4 से 5 का प्राइस टू बुक मिलता है इन देन अप साइकिल। एट द लोअर एंड इनको 1.4 से 1.5 का प्राइस टू बुक मिलता है एंड करंटली इनका 2 का प्राइस टू बुक है। और जब MFI का अप साइकिल आता है सो गुड प्लेयर्स दे डू वेरी वेल। सो क्रेडिट एसेस ग्रामीण का अगर आप क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट देखोगे तो उसमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट था। प्रॉब्लम विद क्रेडिट एसेस ग्रामीण इज इनका प्राइस टू बुक ऑलरेडी 3 टाइम्स के आसपास चल रहा है, तो इसमें री रेटिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इफ आई शो यू देयर प्राइस टू बुक ऑन 10 year चार्ट, तो ये ऑलमोस्ट मीडियन के प्राइस टू बुक मिलता है। इन एन अप साइकिल वी कैन सी, लेकिन इनको 4 से 5 का प्राइस टू बुक मिल सकता है। लेकिन इनको अगर आप लोएस्ट लेवल पे देखोगे तो जब भी ये 2 के नीचे प्राइस टू बुक जाता है तभी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट मीडियन लेवल्स। सो MFI प्लेयर्स अभी करंट मार्केट सेटअप में इंटरेस्टिंग चालू होना लगे हैं बिकॉज ऑफ द लास्ट 2 years। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा सा हेडविंड्स है, लेकिन आप ब्रॉडली अगर आप देखोगे ना अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एसेट क्वालिटी वाइज इंडिया शेल्टर में इशू था और बाकी सब कंपनीज का एसेट क्वालिटी फिर भी मैनेज्ड है। एंड देन इन MSME 5 स्टार फाइनेंस इज फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल। देन वी हैव SBFC फाइनेंस, उनका एसेट क्वालिटी फिर भी मैनेज्ड है। सो दीज आर ऑल द प्लेयर्स विच वी डिस्कस टुडे। कमेंट में आप जरूर बताना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वी विल डिस्कस मेनी मोर कंपनीज। थैंक्स।